नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में। इटावा के भरथना रेलवे क्रॉसिंग के पास दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां पर सुपरफास्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक कार ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि दबंगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की, फिर उसे ट्रैक पर छोड़ दिया। तो वहीं मृतक परिजनों में बुरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश शुरू कर दी है। फतेहपुर में 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ पेश आई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर रफूचक्कर हो गए, जिसके चलते जिले भर में चेकिंग अभियान चलाया गया है और घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बोलेरो कार और चोरी किए गए मवेशियों को भी बरामद किया है। मूलगंज पुलिस ने कूट रचित भारतीय आधार कार्ड के साथ में एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। 24 साल पहले बांग्लादेशी नागरिक ने कानपुर के मूलगंज में रहने वाली एक महिला से शादी की थी, जिससे उसे 2 बेटे और 1 बेटी भी है। पुलिस ने आरोपी, उसकी पत्नी, ससुर, बेटे और बेटी को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात के शिवाली में स्टंटबाजी करने वाले 13 बाइकर्स को पुलिस ने पकड़कर उनकी बाइक सहित सीज कर दिया है। आपको बता दें कि डीएम और एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है। बीते दिन डीएम और एसपी ने मरहमताबाद हवाई पट्टी का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान हवाई पट्टी पर टायर का निशान देखकर नाराजगी जताई थी। बदायूं में एसएसपी के निर्देश पर आलापुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ककराला में हुए पुलिस पर पथराव को लेकर के ये कार्रवाई अमल में लाई गई। मामले में पुलिस ने 24 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, बाकी बचे पत्थरबाजों की धरपकड़ में लगी हुई है। चित्रकूट के थाना अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही ने 9 महीने की बच्ची की जान ले ली। आपको बता दें कि बच्ची के पिता ने कल दोपहर बच्ची को सर्दी जुकाम होने पर अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन रात में वार्ड में तैनात वार्ड बॉय ने बच्ची की एक्सपायरी डेट वाला इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्ची की तड़प कर मौत हो गई। उधर घटना के बाद बच्ची के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा। मामले में सीएमएस ने फार्मासिस्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हमीरपुर में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक पर अपना हाथ साफ कर दिया। घटना का सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखने को मिला है। तो वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। मौधा कोतवाली कस्बे के गांधी इंटर कॉलेज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। नवविवाहिता की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। तो वहीं मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तफ्तीश शुरू कर दी है। कुशीनगर में ठंड में घने कोहरे के कारण 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर पेश आई। गाड़ियों के टकराने से लगभग 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। गोरखपुर से बिहार की तरफ जा रहे थे सभी कार सवार। जून 2023 से पहले देहरादून को स्मार्ट सिटी देहरादून में तब्दील किया जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार से अधिकारी से लेकर नेता तक परेशान है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनके कार्यकाल में स्मार्ट सिटी के तौर पर देहरादून का चयन हुआ था। तो वहीं अब जून 2023 से पहले कैसे इसका काम पूरा होगा, इसके लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जब 4 धाम यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उसके लिए अब स्वास्थ्य सचिव भी इस बात को कबूल कर रहे हैं। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वास्तव में खराब है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब सरकारी मशीनरी ही खुद इस बात को स्वीकार कर रही हो कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, तो आम जनजीवन कैसे ठीक होगा। उत्तराखंड में सचिवालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच में 5 साल के लिए एएमयू हस्तांतरित हुआ है और इसके साथ ही अम्ब्रेला एग्रीमेंट भी चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन में बजट की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं।
गोंडा में यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए। क्रॉसिंग के पास खराब खड़े ट्रैक्टर की वजह से यह हादसा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा, जहां वो उपचाराधीन है। कासगंज में सभासद के बेटे की गुंडई का वीडियो सभी के सामने आया, जिसमें किसी बात को लेकर एक व्यक्ति को पीटता व्यक्ति दिख रहा है। सभासद का और बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति सभासद का बेटा है। तो वहीं वायरल वीडियो के बाद कासगंज पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाराणसी में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल महोत्सव में साहित्य, संस्कृति, खेल और अन्य विधाओं के माध्यम से दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। श्री ठाकुर ने ये बात काशी तमिल समागम खेल महोत्सव के तहत आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर किया। बाराबंकी से बीजेपी विधायक दिनेश रावत का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिनेश रावत कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग निकाय चुनाव में बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर उन लोगों को पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो चुनाव ना लड़ें, वरना हम उनके घर पर बुलडोजर भेज देंगे। इस बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि दुनिया को मालूम है कि सरकार की मंशा क्या है, बेचारा नौकर तो मजबूर है। भदोही जिले के खानापुर ग्राम सभा में आवागमन के लिए कई सालों के लिए बनाए गए पुलों की सुरक्षा दीवारें, पिलर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अधिकारी इन्हें दुरुस्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन पुलों से निकलते समय कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ रोहित अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल ट्रेड टैक्स कमिश्नर मिनिस्थी एस महोदया से मिला है। रोहित अग्रवाल ने जीएसटी की छापेमारी से किस तरीके से व्यापारियों में भय है, इसको लेकर ज्ञापन दिया है। रोहित अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने खुद ये बताया है कि रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, तो छापेमारी क्यों की जा रही है। नशा मुक्त समाज आंदोलन के इंचार्ज नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान ने 628 बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई है। साथ ही नशा मुक्त समाज आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिंपल यादव ने सांसद पद की शपथ ले ली है। सांसद के तौर पर डिंपल यादव ने शपथ ली है। मैनपुरी से सांसद चुनी गई हैं डिंपल यादव। उपचुनावों में रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ में डिंपल यादव सपा की प्रत्याशी मैनपुरी से सांसद नियुक्त हो चुकी हैं। संसद में डिंपल यादव ने सांसद पद की शपथ इस दौरान ली है। यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। तो डिंपल यादव की शपथ सुन रहे थे आप। सांसद के तौर पर डिंपल यादव ने शपथ ली है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस पद को वो ग्रहण कर रही हैं, उसकी अस्मिता को बनाए रखने में पूरा योगदान डिंपल यादव की तरफ से दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप जुड़ गए हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? डिंपल यादव ने शपथ ले ली है और इस दौरान सदन में सभी लोग मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह कि मैनपुरी में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद ये शपथ हुई है, जिसमें निर्वाचन हुआ है डिंपल यादव का। सत्ता पक्ष के सारे समीकरण टूट गए। एक बड़ी जीत के बाद आज डिंपल यादव पहुंची लोकसभा, क्योंकि लोकसभा इस समय सत्र चल रहा है। सत्र से पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की, सदस्यता ली और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो सोनिया गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैनपुरी में कहीं न कहीं कांग्रेस की भी अहम भूमिका रहती है। जब भी कोई मुलायम सिंह परिवार से कोई बड़ा नेता, चाहे मुलायम सिंह खड़े हो तो या अखिलेश यादव या फिर डिंपल यादव, जब भी किसी मैदान पे उतरते तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी वहां पर नहीं उतरता है। और शायद यही वजह है कि वहां पर सोनिया गांधी भी पहुंची थी और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यानी आने वाला भविष्य आप खुद समझ सकती है कि कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी का कैसा रिश्ता रहने वाला है। ये बहुत कुछ कहता है ये सब चीजें। लेकिन आज लोकसभा में कई बिल पेश हुए हैं। उसके पहले इनका शपथ ग्रहण के बाद
वो सदन में ही बैठी। अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद थे, पहुंचे थे शपथ ग्रहण में। उसके बाद शपथ ग्रहण पूरा हुआ है। पूरा ये कहीं कहीं संदेश हो जाता है जिस तरीके से डिम्पल यादव शुरुआती दौर में 2006 में शुरुआती दौर में राजनीति में कदम रखा और फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा। हालांकि वो घर से बाहर पैर नहीं रखा, मुझे लगता है इसी वजह से वहां पर करारी हार मिली थी। लेकिन उसके बाद 2014 में जब मैनपुरी में दोबारा लड़ी, पहली बार जब अखिलेश यादव की सीट मैनपुरी से खाली हुई थी, उस पर चुनाव लड़ी थी, उस पर हार गई थी। उसके बाद विरोध वहां से निर्वाचित हुई। उसके बाद फिर 2014 में जब मोदी की लहर थी एक प्रचंड बहुमत से, वहां पर भी सुब्रत पाठक को वहां पर हराया था। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से मैनपुरी की बात, कन्नौज की सीट से मैं बात कर रहा हूँ, कन्नौज की सीट पर जिस तरीके से वहां पर हराया था, उसके बाद कन्नौज में 2019 की लड़ाई में सुब्रत पाठक से हार गई वहां से। उसके बाद हालांकि कोशिश की, लेकिन आज जब मैनपुरी का उपचुनाव जब हुआ, उसमें एक प्रचंड जीत हासिल कर लोकसभा पहुंची है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो महिलाएं हैं उनका काफी जो सवाल होते हैं ये हमेशा उठाती रहती हैं, चाहे महिलाओं से जुड़े। उत्तर प्रदेश में 10-90 की जो भूमिका रही है वो डिम्पल यादव की काफी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अनूप ये है कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो वहां पर अखिलेश यादव हैं लगातार सवाल जवाब करने के लिए, और मुलायम सिंह यादव की सीट से अब जबकि डिम्पल यादव सांसद चुन करके निर्वाचित होकर के सदन के अंदर पहुंच गई है, तो सपा का एक बेहतर प्रतिनिधि वहां पर भी मौजूद होगा सरकार को घेरने के लिए। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को घेरने की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व करेंगी सदन का। निश्चित रूप से डिम्पल यादव वहां पर उत्तर प्रदेश की बातों को रखेंगी। और खासकर जिक्र कर रहा था महिलाओं का, डिम्पल यादव हमेशा ही महिलाओं का पक्ष लेती है, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके विकास को लेकर लगातार जिस तरीके से उनकी महिलाओं से जो योजनाओं को लेकर सवाल उठाती है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की या फिर कन्नौज की जनता ने जिस तरीके से उनको बड़ी एक जीत हासिल करके सदन में भेजा है, निश्चित रूप से उनके जो हित की बातें केंद्र में भी उठाएंगी, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और समाजवादी पार्टी का एक मजबूत स्तंभ अब केंद्र सरकार में पहुंच चुका है। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए सीधे रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात में आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस मौके पर फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जिलों में रैलियां करते नजर आए थे, आज शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए हैं योगी आदित्यनाथ। और उसके साथ में भाजपा खेमे के तमाम वो मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों से आते हैं वो आज इस मंच पर मौजूद हैं। फिर चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, शिवपाल माफ कीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, तमाम वो मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी बेल्ट से आते हैं, वो तमाम मुख्यमंत्री आज गुजरात में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर मंच पर पधारे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ निकाय चुनावों में रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जिलों में बड़ी सभाएं कर सकते हैं, रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने सीएम योगी का प्रचार कार्यक्रम तैयार कर दिया है। 13 दिसंबर की अगर बात करें तो सीएम योगी का जिलों में कार्यक्रम होगा। कल हुई बैठक में प्रचार को लेकर के तिथियां निर्धारित हुई हैं, जगह निर्धारित हुई है। सीएम आवास पर भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम भी जिलों में जिम्मेदारी संभालेंगे, जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनावों के दंगल के बाद अब निकाय की जंग में तमाम बीजेपी खेमा जुट गया है और इसमें न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ, न सिर्फ डिप्टी सीएम, बल्कि तमाम भाजपा के प्रतिनिधि ग्राउंड जीरो पर अब मशक्कत करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर देर शाम बैठक हुई और इस बैठक में 13 दिसंबर के बाद सीएम योगी के जिलों में कार्यक्रम तय कर दिए गए। और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि डिप्टी सीएम, साथ में अन्य कैबिनेट मंत्रियों के भी कार्यक्रम तय किए गए हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और दूसरी तरफ निकाय चुनाव।
तो चलिए, हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनिल जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर कल बैठक हुई और आगामी निकाय चुनावों को लेकर के रणनीति तैयार हुई है, 13 दिसंबर की तारीख निर्धारित हुई है कि 13 दिसंबर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर मशक्कत करते नजर आएंगे, और सिर्फ सीएम योगी नहीं बल्कि तमाम अन्य जनप्रतिनिधि भी। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नगर निकाय चुनाव है, ये इसमें आपको संख्या बता दी कि उत्तर प्रदेश में 763 नगर निकायों में चुनाव होना है, जिसमें 17 नगर निगम है और 17 नगर निगमों के अलावा 200 नगर पालिका परिषदें हैं, 6 नगर पंचायतें हैं। इनके चुनाव को लेकर के, क्योंकि शहरी सरकार होती है और शहरी सरकार के चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां बहुत संजीदा है, बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ती हैं। ये चुनाव पार्टी सिंबल पे लड़े जाएंगे 100%। और इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार इस चुनाव को गंभीरता से दे रही है, लगातार बैठकें कर रही है, चुनाव आने से पहले ही शहरी क्षेत्रों की सड़कें या जो शहरी जरूरतें होती हैं उनको ठीक करने का बहुत युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। तो ये मतलब आप बताइए, तैयारी है लोकल बॉडी चुनाव की, जिसको लेकर के सरकार जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी से तैयारी में है। वही विपक्ष भी कमजोर नहीं है, विपक्ष में मुख्य भूमिका में समाजवादी पार्टी आप अपने अग्रिम रूप में आ रही है और अखिलेश यादव भी खुद इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने भी वार्ड लेवल पर और बूथ लेवल पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल पर सिस्टम रहता है, वो समाजवादी पार्टी वैसा कर रही है। और जो तीसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस भी इस चुनाव में अब वैसे ही गंभीरता से लड़ेगी जैसे पहले लड़ती रही है। अब बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा है कि वो इसमें सिंबल चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सिंबल की बात आई है कि अब तक 44 ऐसे पार्टियां हैं, छोटे दल, जिनको छोटे दल और करके जिनके सिंबल निर्धारित कर दिए गए, तो जब सिंबल मिलेंगे। लेकिन खास बात यह कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को सिंबल नहीं दिया गया है और शिवपाल की पार्टी थी जिससे अभी हाल में मिला हो गया, उनको भी सिंबल नहीं मिला था। तो ये जो स्थिति है अनिल जी, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आपको क्या लगता है कि पहले किस मंडल से स्टार्ट होगा? क्योंकि 13 दिसंबर के बाद तारीख तो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन मंडल अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि किस जिले से, किस मंडल से अभी शुरुआत करने वाले हो। जो शुरुआत है वो उनके दिमाग में 2 चीजें हैं। एक तो वो बनारस मंडल से शुरू कर सकते हैं या फिर अयोध्या मंडल। तो ये 2 मंडल हैं जहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले बनारस मंडल से शुरुआत करने की संभावना ज्यादा लग रही है। फिर वो उसके बाद बनारस से फिर आएंगे वो कानपुर मंडल की तरफ, फिर कानपुर मंडल से ऐसे करेंगे। ऐसा जो ताना बाना भारतीय जनता पार्टी को सरकार का रहता है कि ऐसा जिग जैग करें कि एक जाता है तो दूसरी तरफ भी आवाज जाए। तो मतलब इस तरीके से चारों क्षेत्र वो लड़ना चाहते हैं, पूरी तौर से उसको सीखना चाहते हैं कि कहीं से भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं होना, मतलब ऐसे शहर का प्रदेश से होना न छूटे जहाँ उनकी बात ना पहुंच सके। इसीलिए जिग जैग करके करते हैं, इस कोने गए तो दूसरे कोने गए, तो बीच का एरिया अपने आप कवर हो जाता है। जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि कल भाजपा मुख्यालय में जो बैठक हुई थी जिसमें भूपेंद्र चौधरी, धर्मवीर प्रजापति, तमाम लोग मौजूद थे उस दौरान में, वहां पर 3-3 लोगों का या 3-3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार किया गया है। जी मतलब आप बताएं कि जिस तरीके से पहले की तैयारी की गई है, ये जिला अध्यक्ष और के साथ साथ जो डिप्टी विधायक है, डिप्टी विधायक और जिला अध्यक्ष की संस्कृति के बाद 3-3 प्रत्याशियों नगर लेवल पर वार्ड जो नगर निगम है, इसके अलावा नगर पंचायतें हैं। अभी सबसे बड़ी बात यही चल रही है, जो पार्षद है या सभासद है, इन लोगों के टिकट बाहर से डिसाइड होंगे। पहले तो जो मेयर्स हैं या नगर पालिका अध्यक्ष हैं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इनके 3-3 प्रत्याशी तय होंगे। उसके बाद दूसरे चरण में सभासदों और पार्षदों के और जो सदस्य हैं उनके नाम तय किए जाएंगे। क्योंकि अगर फिर बहुत ज्यादा दमती है डिमांड करने वालों की, तो उस डिमांड को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है और सबसे प्रभावशाली उत्तर प्रदेश में इस समय, तो वहां पर टिकट प्रार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। यही स्थिति समाजवादी पार्टी में भी है। समाजवादी पार्टी में टिकट की कमी नहीं है, वहां भी बहुत ज्यादा दबाव है। अब देखते हैं किस कमी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए दिल्ली का रुख करते हैं। अखिलेश यादव लाइव हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं सुनिए। डिंपल यादव ने शपथ ग्रहण कर ली है, क्या कुछ वो बोलते नजर आ रहे हैं?
तो ये जो बड़े सवाल है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और यूपी जैसी जगह जहाँ छोटा दुकानदार है, छोटा कारोबारी है, कोरोना से अभी उभर नहीं पाया है, लोन और उसके अभी तक सर पे चढ़े हुए हैं, जीएसटी को पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाया है, उस समय आप छापा मार रहे हैं। आप जीएसटी की एक टीम बना कर छापा मार रहे हैं। अगर आप इस तरह हमारे छोटे व्यापारी और दुकानदार को परेशान करेंगे और दूसरी तरफ अपनी टीम भेजोगे इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, आप कहां से इन्वेस्टर लेके आएंगे? और जो 5 लाख करोड़ पता नहीं कितने का सपना दिखाया है, ये सपना कैसे पूरा होगा? मैनपुरी की जीत 2024 में क्या संकेत देते हैं? 2024 में बड़ी जीत होने जा रही है समाजवादियों की उत्तर प्रदेश से। इस मैनपुरी के चुनाव में नेताजी के ना रहने पर लोगों ने नेताजी के काम पर, नेताजी को याद करके और नेताजी ने जो विकास किया था मैनपुरी का या जो लोगों के लिए काम किया था उसको लेकर के लोगों ने वोट दिया। और नेताजी की ने जो विरासत में हम लोगों को समाजवादी आंदोलन दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है समाजवादी आंदोलन को और कैसे और अगले 50 साल तक लेके जाएं। मैनपुरी के परिणाम ने नकारात्मक राजनीति को ठुकराया है और मैनपुरी के लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि सकारात्मक और सौहार्द की राजनीति आगे चलेगी। आज नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों को एक साथ आना होगा तभी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला हो पाएगा। मैं अच्छी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये बात कही। यही प्रयास लगातार सभी लीडर चल रहे हैं। शुरुआती तौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की। और मैं समझता हूं अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। और रास्ता इसलिए जरूरी है कि देश जहां अपना इतना बड़ा हो गया, किसान को अभी खाद नहीं दे पा रही है सरकार, डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिए नुकसान जो फसल का हुआ वो तो अलग है, जो भरपाई नहीं करी सरकार ने। वहीं अभी तक धान नहीं खरीदा जा रहा। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जानवरों को लेकर के, आज भी डिवाइडर्स को पूरा घेरा हुआ है जानवरों ने। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद बजट के आपकी सड़कों पर जानवर हैं। आप जानवरों को दिखा करके एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पे आप इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हो। लेकिन इस अलायंस में कांग्रेस होगी कि नहीं होगी? देखिए ये जो लोग अलायंस या जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जब बैठेंगे तो उसके लिए रास्ता खुलेगा। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने 2024 का नक्शा क्लियर करने की कोशिश करी है कि आखिरकार क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, और हर संभावना की तरफ इशारा किया है। यानी कि ऐतराज किसी भी बात से नहीं है, हर वो जतन जुगाड़ आजमाएंगे जो भाजपा को क्लीन स्वीप करने में या फिर यूं कह सकते हैं कि हटाने में सहायक हो। चलिए, बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है। आज लखनऊ पहुंचेगी हॉकी की विश्व कप ट्रॉफी। सीएम हॉकी की विश्व कप ट्रॉफी को रिसीव करने वाले हैं। 47 साल बाद हॉकी की जो ट्रॉफी है, शहरवासी उसके दीदार कर सकेंगे। कल से ओडिशा में हॉकी विश्व कप की शुरुआत हो रही है। केरी सिंह बाबू स्टेडियम में विश्व कप ट्रॉफी रखी जाएगी। तो आप भी जाइए केरी सिंह बाबू स्टेडियम और वहां पर देखिए हॉकी की ट्रॉफी को, क्योंकि 47 साल के बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर रही है। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।